जय हिंद। स्वागत है आपका नॉलेज की नई दुनिया में। मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कुछ संविधान के बारे में बताने वाला हूँ। संविधान एक ऐसा विधान होता है जो सभी के लिए समान होता है। संविधान का अगर संरक्षित करेंगे तो संविधान ही निकलेगा जो सभी के लिए समान हो। तो संविधान को जानने के लिए आपको बहुत सारे अनुच्छेद याद करने पड़ते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही जैसे गणित का आधार सूत्र हो जाते हैं, और ऐसे ही संविधान को समझने के लिए उसके आधार का काम करते हैं अनुच्छेद। यदि आपको अनुच्छेद याद होते हैं तो उन्हीं के सहारे आपको संविधान को समझना बहुत आसान हो जाता है। उसके बहुत सारे अधिकारी, बहुत सारी संस्थाएं उन अनुच्छेदों के अंतर्गत ही आकर के आपके दिमाग में समाहित हो जाती हैं, और फिर आपकी जानकारी जो परिवर्धित होती रहती है उसी में जुड़ती रहती है। तो आज जो आप कुछ अनुच्छेद जानने वाले हैं उनको पूरी तरीके से अगर आप याद कर लेते हैं, समझ जाते हैं, तो आपके लिए संविधान बहुत आसान हो जाएगा। तो भारतीय संविधान की अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विश्व में सबसे पहले संविधान की अगर बात आती है लिखित संविधान की, तो अमेरिका में बना था। सबसे छोटा संविधान भी अमेरिका का है। तो अमेरिका के संविधान को छोड़ के हम लौट के आते हैं अपने भारतीय संविधान के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान जो था वो बनकर के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। और ये जब बनकर तैयार हुआ था 8 अनुसूचियाँ थी, 22 भाग थे इसमें, और 395 अनुच्छेद तब हुआ करते थे। और वर्तमान में अगर बात की जाए तो अनुच्छेद तो बढ़ गए हैं और पर ज़्यादा है, 22 भाग हैं, क्रमानुसार वो 25 हो जाते हैं। अनुसूचियाँ भी बढ़ गई हैं, 8 अनुसूचियों से 12 अनुसूचियाँ हो गई हैं। तो अनुच्छेदों में आपको जो याद रखने हैं उसमें पहला अनुच्छेद आपको याद रखना है अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 आपसे कहेगा भारत राज्यों का संघ है और भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे अनुसूची 1 में भी कहा गया है भारत राज्यों का संघ, अनुच्छेद 1 भी कहता है, संविधान का भाग 1 भी वही बात बोलता है। तो संविधान का भाग 1 क्वेश्चन हो या अनुसूची 1 हो या अनुच्छेद 1 हो, एक ही बात करेगा, भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 3 की बात आएगी तो 3 की जब बात आती है तो संसद की बात आएगी। संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है, उनकी सीमाओं को घटा बढ़ा सकती है, या उनकी सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? संसद को है। और संसद क्या करेगी? नए राज्यों का गठन करेगी। जैसे कोई राज्य बनाना होगा, वो राज्य अगर बनाना है तो संसद बनाएगी, और संसद का मतलब आप समझते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के बनता है सिस्टम पूरा संसद का। 3 के बाद में आपको याद रखना है अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष, कानून के समक्ष समता का अधिकार, मतलब कानून सभी के लिए एक समान है। ये अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अनुच्छेद 15 की बात करें तो अनुच्छेद 15 जो है आपसे कहेगा कि धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 के बाद में आपको 16 याद रखना है, अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 बताएगा आपसे कि अवसर की समानता का अधिकार सभी को है। अवसर की समानता का अधिकार की बात आएगी तो अनुच्छेद आपका आंसर बनेगा 16। 16 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध का विवाह हो गया था यशोधरा के साथ। 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1916 में ही बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने, याद रखिएगा। तो 16 की बाद आपको 17 की बात करें, अनुच्छेद 17 आपसे बताएगा अस्पृश्यता और छुआछूत के अंत के बारे में। अस्पृश्यता और छुआछूत एक बहुत ही भयानक स्थिति होती है जो समाज ना रह करके उसको तोड़ने का काम करती है। तो उसको समाप्त कर दिया गया अनुच्छेद 17 के तहत। ध्यान रखेंगे, छुआछूत और अस्पृश्यता के अंत के बारे में अगर बात करता है तो अनुच्छेद आपका बनेगा 17। 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। जो लोग पढ़ते हैं इतिहास को बोर हो जाते हैं, इतनी सारी उपाधियाँ हैं, किसी ने किसी को कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, 72 चीज़ें उनको कह दी, उनको ने कुछ उपाधियाँ दे दी। तो इतिहास में उपाधियों का सिस्टम बहुत रहा। आगे चल के क्या हुआ
अनुच्छेद 18 जो रहा वो उपाधियों के अंत से संबंधित हो गया। उपाधियों का अंत जो कर दिया गया, सिर्फ 2 ही भाग ऐसे बचे हैं जहाँ पे आप उपाधियाँ दी जा सकती हैं। जैसे शिक्षा को, सेना को छोड़ दिया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी मानद उपाधियाँ मिल जाती हैं और सेना के क्षेत्र में भी मानद उपाधियाँ मिल जाती हैं। महेंद्र सिंह धोनी को मिली हुई है, सचिन तेंदुलकर के बारे में आप जानते होंगे। तो उसके बाद में आपको याद रखना है 19A। 19A का भी लिखा हो सकता है, कभी कभी हिंदी में का यूज़ कर देता है वहाँ पे, और ना का यूज़ करके तो ए लिख सकता है वहाँ पे। 19A में प्रेस की स्वतंत्रता है। वो कपड़े प्रेस करने वाला प्रेस की बात नहीं हो रही है, अखबार की बात हो रही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात हो रही है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास में है 19A के तहत। आप जहाँ भी सोशल मीडिया पे जो कुछ भी लिखते हैं, पूरे लोग देखते हैं, वो भी स्वतंत्रता आपके अंतर्गत आती है। कैसे? 19A के तहत। लेकिन वो स्वतंत्रता किसी काम की नहीं रह जाती जो दूसरों के लिए परतंत्रता का पर्याय बनने लगे। उसके बाद में 19A के बाद आपको 21A याद रखना है। राज्य 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगा। ये बताया गया है अनुच्छेद 21A में। 23 की बात करें, 23 में बताया गया कि जबरदस्ती कार्य पर रोक है। जबरदस्ती कार्य, बलात्श्रम किसी से नहीं लिया जा सकता। तो जबरदस्ती कार्य के रोक की जब बात करेगा तो अनुच्छेद आपका बनेगा 23। 24 आपको याद रखना है, अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में आप याद रखेंगे कि उसमें कहा गया है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों पे काम पर नहीं रखा जाएगा। मतलब बाल श्रम निषेध के बारे में बताया गया वहाँ पे। तो 14 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे होंगे उनको काम पे, कारखाने में काम पर नहीं रखा जाएगा, ये बताया गया 24 में। 25 में बात कर लें तो अनुच्छेद 25 आपसे कहता है कि आप किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। सिमिलर कंडीशन ऐसे मान सकते हैं जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का था, जैन धर्म की दीक्षा उसने ले ली थी। उसका बेटा बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और उसका बेटा अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ सिस्टम की आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, और ये आपको स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 32 की बात करूं तो संवैधानिक उपचार के बारे में बताया गया है, और संवैधानिक उपचार को भीमराव अंबेडकर जी ने बताया था ये संविधान के हृदय आत्मा की तरह है। तो अनुच्छेद 32 को ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपको 40 याद रखना है, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में बताया गया है कि उनका गठन का उल्लेख कहाँ पे है, तो अनुच्छेद 40 हो जाएगा। 44 की बात करें तो समान सिविल संहिता की बात आएगी। 44 में समान सिविल संहिता है, गोवा में समान सिविल संहिता लागू है। उसके बाद आप याद रखिए 51A को याद रखिए। मोस्टली 51A जो होगा वो मौलिक कर्तव्य के बारे में होगा। मौलिक कर्तव्य जो है वो रूस से लिए गए हैं। पहले मौलिक कर्तव्य आपके पास 10 हुआ करते थे, अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, ध्यान रखेंगे। और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा कब गया था संविधान में, ये सवाल आप बताइएगा कि इनको संविधान में कब शामिल किया गया था और किस समिति की सिफारिश पे किया गया था, ये भी बताइएगा। सो गुड, आपके लिए अच्छा रहेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप पढ़ते हैं। उसके बाद बात करें तो 52, अनुच्छेद 52 में आपसे बताएगा कि राष्ट्रपति पद अमेरिका से लिया गया है। भारत में जो राष्ट्रपति पद है वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखेंगे समय में। भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष कार्यकाल रहता है इसका, और कोई बाउंडेशन नहीं कितनी बार ये चुना जा सकता है। लेकिन अमेरिका का राष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, और वो मात्र 2 ही बार वो क्या हो सकता है, चुना जा सकता है। उसके बाद में वो राष्ट्रपति नहीं चुना जाएगा। तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख है, और ये लिया गया कहाँ से, अमेरिका से। 53, अनुच्छेद 53 ये कहेगा कि राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। राष्ट्रपति कौन होगा, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होगा। ये आपको बताया गया आर्टिकल 53 में। उसके बाद आपको 58 याद रखना है, 58, राष्ट्रपति पद की योग्यताएं। कि राष्ट्रपति आप भारत का बनना चाहते हैं तो क्या होना चाहिए आपके लिए, 35 वर्ष के हो, भारत के नागरिक हों, लोकसभा में चुने जाने की योग्यता रखते हो, बस आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। उसके बाद में 60, अनुच्छेद 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो होगा उसको शपथ दिलाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश।
तो सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो देना होता है वो उपराष्ट्रपति को सौंपता है, ये ध्यान रखिएगा। 61 ए लिखा हो सकता है, का लिखा हो सकता है, 61 एक भी लिखा हो सकता है। तो 61 एक में जो बताया गया है, ये बताया गया कि राष्ट्रपति जो होता है इस पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। मतलब गैर संवैधानिक कार्य अगर राष्ट्रपति भी करता है तो वो भी स्वतंत्र नहीं है, उसको भी हटाने का प्रावधान संविधान में है 61 ए के तहत या 61 एक के तहत या 61 का के तहत, इसको ध्यान रखेंगे। और राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया शुरू होगी तो उसको 14 दिन पहले बता देना पड़ेगा और दोनों सदन मिलकर के 2/3 मतों से यदि उसे पारित कर देते हैं तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा दे देना पड़ेगा, अपना त्यागपत्र देना ही पड़ेगा। उसके बाद में 63 की बात आएगी, अनुच्छेद 63, तो उपराष्ट्रपति पद की बात आएगी। उपराष्ट्रपति पद भी अमेरिका से लिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 63 के बाद 64 याद रखिए कि उपराष्ट्रपति जो होता है ना वो राज्यसभा का सभापति बनेगा। पदेन सभापति की बात आएगी, कौन बनता है राज्यसभा का सभापति? तो उपराष्ट्रपति बनता है। वो राज्यसभा का सदस्य ना होते हुए भी राज्यसभा का सभापति बनेगा, कौन? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि राज्यसभा का सभापति का कार्यकाल पूछे और आप लगा दे जाके 6 वर्ष। नहीं, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति बनता है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति को कितना वेतन मिलता है प्रतिमा, आप बताइएगा, महसूस करके कमेंट करिएगा। 65 अनुच्छेद 65 ये बताएगा कि राष्ट्रपति यदि नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसके कार्य को देखेगा अनुच्छेद 65 के तहत। और उसके बाद में आपको याद रखना है 71 अनुच्छेद 71 जो है उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होंगे उनका निपटारा जो होगा वो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा। और वैसे तो जितने भी होते हैं वो निर्वाचन आयोग तक पहुँचे, क्योंकि जितने भी अप्रत्यक्ष रूप से होने वाले चुनाव होते हैं ज़्यादातर उनका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही किया जाता है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा जो होगा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। 72 अनुच्छेद 72 में आप याद रखेंगे कि राष्ट्रपति मृत्युदंड पाए व्यक्ति की जो होती है सज़ा को समाप्त कर सकता है, जो भी सज़ा उसे दी गई है उसे समाप्त कर सकता है। उसके बाद में आपको याद रखना है 74 अनुच्छेद 74 में बताया गया एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होता है। आपको याद रखना है फिर 76 अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद के किसी भी बैठक में शामिल हो सकता है, अपने विचार रख सकता है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता क्योंकि वो संसद का सदस्य नहीं होता है। भारत के जितने भी उच्च न्यायालय वहाँ पर जाकर के वो सुनवाई भी कर सकता है। ये भी अधिकार किसके पास है? महान्यायवादी के पास ही होता है। इनका उल्लेख मिलेगा कौन से अनुच्छेद में? तो आपका आंसर बनेगा 76 में। 79 में कहा गया है, संसद के बारे में बताया गया है कि संसद का उल्लेख है अनुच्छेद 79 में। संसद किससे मिलकर बनती है आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर के संसद बनती है। 80 में राज्यसभा के बारे में बताया गया है। राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। 80 के बाद 81 याद रखिए, लोकसभा 5 साल के बाद भंग हो जाती है। इसमें चुने जाने की उम्र 25 वर्ष होती है और कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 का स्क्वायर करके याद कर सकते हैं इसको। सिमिलर दैट जैसे कि लोकसभा वैसे विधानसभा भी आपको बताऊंगा मैं कौन से अनुच्छेद में आएगा। उसके बाद में आपको याद रखना है 85 अनुच्छेद 85 जो है ना उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। तो यदि प्रधानमंत्री मोदी जी जाएं और द्रौपदी मुर्मू से कहें कि हमारे जो नेता लोग हैं वो हमारी नहीं सुन रहे हैं, आप लोकसभा को भंग कर दें, स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं, तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन सलाह किसकी चाहिए? वो प्रधानमंत्री उनसे कहे कि हाँ आप लोकसभा को भंग कर दें। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ध्यान रखिएगा। लोकसभा अब तक 8 बार भंग हुई है, ये भी याद रखिएगा। 85 के बाद आप याद रखेंगे 108 संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। जब साधारण विधेयक को लेकर के मतभेद हो जाते हैं तो दोनों सदनों की बैठकों की बात आती है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन उसकी अध्यक्षता करने की जब बात आती है तो वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ध्यान रखिएगा इसको। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा
अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है ये बताइएगा ज़रा, अगर आपको पता हो तो कमेंट करिएगा। उसके बाद में आप याद रखिए कि 110 धन विधेयक की बात आएगी। धन विधेयक का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है और धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। 112 में वित्त विधेयक की बात करेगा। उसके बाद में आपको 123 याद रखना है, 1 2 3 1 2 3 123 जो होगा उसमें आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति जो होता है वो अध्यादेश जारी करेगा 6 सप्ताह के लिए। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा अनुच्छेद 123 के तहत। 124 में सर्वोच्च न्यायालय की बात की गई है और भारत का सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में है। आपके लिए सवाल, दिल्ली से पहले सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पे था ये आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। तो उसके बाद में 148 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में जान लेंगे। 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में आपसे पूछेगा कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है उसका उल्लेख कहाँ पे है, तो अनुच्छेद आप याद रखेंगे 148। 169 विधान परिषद। विधान परिषद का उल्लेख आपको 169 में मिलेगा। विधान परिषद बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे कि राज्यसभा होती है। पूरे देश के लिए राज्यसभा, राज्यों में ज़्यादातर जिन लोगों ने अपने यहाँ बना रखा है प्रावधान, उनके यहाँ विधान परिषद। विधान परिषद में भी चुने जो प्रोसेस होता है चुने जाने का 30 वर्ष का होता है। राज्यसभा में जैसे होता है 30 वर्ष, और इसका भी कार्यकाल 6 वर्ष सदस्यों का, इसका भी 6 साल होता है सदस्यों का कार्यकाल। 170 विधानसभा की बात आएगी तो विधानसभा बिल्कुल वैसे होती है जैसे लोकसभा होती है। लोकसभा में चुने जाने की उम्र 25 वर्ष, कार्यकाल 5 वर्ष, और ऐसे ही विधानसभा में चुने जाने के 25 वर्ष और कार्यकाल 5 वर्ष होता है। मुख्यमंत्री आता ना विधानसभा से, प्रधानमंत्री लोकसभा से आता है। तो उसके बाद में बात करें तो 170 के बाद आप 213 याद रखिए। 213 जो आएगा वो राज्यपाल अध्यादेश जारी करेगा। 213 में वो भी 6 सप्ताह के लिए अध्यादेश जारी करता है। और 213 के बाद 214 में आपको उच्च न्यायालय के बारे में याद रखना है। 214 में आप याद रखेंगे उच्च न्यायालय के बारे में पूछेगा कि उच्च न्यायालय का उल्लेख कहाँ है, तो 214 में याद रखेंगे। भारत में 25 उच्च न्यायालय हैं। भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है ये आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट अगला पॉइंट याद रखेंगे आप अनुच्छेद में 263 याद रख लीजिए। 263 में आपको अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में याद रखना है कि अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, 263। फिर आप 266 याद रखिए, संचित निधि। संचित निधि का उल्लेख मिलेगा 266 में, और संचित निधि पे जो अधिकार होता है वो संसद का होता है। 267 आकस्मिक निधि का उल्लेख की बात आएगी तो आकस्मिक निधि जो होता है उसका प्रमुख राष्ट्रपति होता है, ये ध्यान रखिएगा। आकस्मिक निधि का उल्लेख 267 में। 280 अनुच्छेद 280 तुरंत आपके दिमाग में वित्त आयोग आया है, गुड, बहुत अच्छी बात। तो अनुच्छेद 280 वित्त आयोग का उल्लेख मिलेगा आपको। राष्ट्रपति 5 साल के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। उसके बाद में आपको 300 का या 300A याद रखना है। संपत्ति के अधिकार के बारे में उल्लेख किया गया वहाँ पे। संपत्ति के अधिकार को कब हटाया गया था ये आप कमेंट करके बताइएगा। 312 फिर आपको याद रखना है। 312 जो है इसमें बात होगी कि राज्यसभा अखिल भारतीय सेवाओं का निर्माण कर सकती है या सृजन कर सकती है। तो अखिल भारतीय सेवाओं को निर्माण करने का अधिकार किसके पास होगा, तो राज्यसभा के पास होता है। ध्यान रखें अनुच्छेद 312 में बताया कि 315 की बात करें, संघ लोक सेवा आयोग, लड़कों का जुनून, UPSC कलेक्टर वाला तो उसका उल्लेख अनुच्छेद 315 में है। 324 निर्वाचन आयोग। 324 में आपको याद रखना है निर्वाचन आयोग का उल्लेख मिलेगा। और उसके बाद में आपको याद रखना है 340 याद रख लीजिए। 340 में आपको पिछड़ा आयोग याद रखना पड़ेगा। पिछड़ा आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है और इसके अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, ये आप जवाब दीजिएगा। तो अनुच्छेद 340 के बाद में आपको याद रखना है 343। 343 में आपको हिंदी भाषा का उल्लेख मिलेगा। हिंदी भाषा का उल्लेख अनुच्छेद 343। 14 सितंबर 1949 को क्या हुआ था ये आप बताइएगा, हिंदी से लेट है। उसके बाद में आपको याद रखना है 343 के बाद में 352 याद रखना है आपको। 352 जो याद रखना है वो आपको उसको याद रखेंगे राष्ट्रीय आपात के बारे में। कि अगर राष्ट्रीय आपात का उल्लेख जो है ना कहाँ से मिला है, कौन से अनुच्छेद में है, तो 352 में आपको मिलेगा कि राष्ट्रीय आपात का उल्लेख। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपात लगा हुआ है।
1962 में लगा था, 1971 में लगा था और 1975 में लगा था। तो आप याद रखिएगा 1962, 71, 75 में आपात की स्थिति बनी थी। आपात का उल्लेख कहाँ पे है? ये 352 में, और कितनी बार लगाया? तो 3 बार लग चुका है। कब कब? 1962, 71 और 75 में। 356 की बात करें तो 356 जो इसमें राष्ट्रपति शासन की बात आती है। राष्ट्रपति शासन राज्य में लगता है, तो अपने अपने राज्यों के हिसाब से आप ढूंढ लीजिएगा कितनी बार आपके में राष्ट्रपति शासन लगा है। वैसे यूपी की अगर बात करें तो यूपी में 10 बार राष्ट्रपति शासन लगाया। आप कहाँ से देख रहे हैं? आप कौन से राज्य से हैं? कितनी बार राष्ट्रपति शासन आपके राज्य में लगा, ये बताइएगा, कमेंट करिएगा। और देश के बाहर से देख रहे हैं तो आप बताइएगा आपके यहाँ कौन सा आपात है और कैसा आपात होता है, कौन से आर्टिकल के तहत वो लगता है, जहाँ पर भी लिखित संविधान हो। तो नेक्स्ट बात करें 356 के बाद में 360 की बात करें। 360 में बात होती है वित्तीय आपात की। तो भारत में अभी तक ऐसी स्थितियां नहीं बनी हैं और अब ऐसी स्थितियां कभी उत्पन्न भी नहीं होंगी कि वित्तीय आपात लगाया जाए। 360 की बात करेगा तो आपके लिए कन्फ्यूजन पैदा करने वाला क्वेश्चन ऐसे रख देगा कि भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात लगा है। अब होता क्या है, वित्तीय भी लिखा साथ में आपात भी लिखा हुआ, तो आपात की स्थिति तो आपात अलग, एक अलग शब्द जैसा हो गया, लेकिन वित्त के साथ तो पैसे के जब यहाँ पे जुड़ जाता है, तो भारत में वित्तीय आपात अभी तक नहीं लगा है, ये ध्यान रखेंगे आप। 368, जब बात 368 की आएगी तो आपका आंसर बनेगा कि 368 में तो संविधान संशोधन प्रक्रिया है। संविधान संशोधन प्रक्रिया जो है ना, ये दक्षिण अफ्रीका से आई थी। गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे ये आप बताएंगे कमेंट करके। 368 के बाद आप 370 याद रखिएगा। 370 का जम्मू कश्मीर से रिलेशन था ना कि है। तो 370 के बारे में जब बात आएगी तो ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, 370 जो धारा थी वो कहाँ से संबंधित थी या आर्टिकल कहाँ से संबंधित। तो आपका आंसर बनेगा भारत का स्वर्ग कौन सा? कश्मीर। कहाँ संबंधित थी? कश्मीर से संबंधित। 5 अगस्त 2019 को इसको समाप्त कर दिया गया था। तो संविधान की नींव आपको मैंने पहुंचा दी। वैसे तो संविधान की नींव उद्देश्य प्रस्ताव को कहेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से नींव आपके लिए आर्टिकल बन करके रहेंगे कि इतनी जानकारी जो मैंने आपको दी है, इतनी अगर आप समाहित रखते हैं तो यकीन मानिए संविधान का रास्ता आपके लिए बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे जीने बने हुए हैं, आप चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा बढ़ गए हैं, थोड़ा सा बढ़ गए हैं। तो इनको याद रखिएगा, बार बार सुनिएगा। कोशिश करूँगा जल्दी नया वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। वीडियो अच्छा लगे तो अपने पढ़ने वाले दोस्तों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और कौन सा वीडियो चाहते हैं, किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ये भी कमेंट करिएगा। आपके कमेंट के हिसाब से मैं वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो इतनी जानकारी को समाहित रखिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने लिए जिएँ, अपनों के लिए जिएँ, अपने सपनों के लिए जिएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद।